मुंबई शाहीन बाग में बैठी खवातीन के साथ पुलिस की मुबैना बदतमीजी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजियों ने नागपाड़ा जंक्शन को जाम कर दिया है। मुजाहिरीन ने पुलिस पर खवातीन एहतजाजियों को उठाते वक्त मुबैना तौर पर बदसलूकी करने का इल्जाम लगा रहे हैं। बदतमीजी करने वाले पुलिस एहलकारों के साथ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। मुंबई के नागपाड़ा जंक्शन को जो है वो यहाँ पर लोगों ने घेर लिया। आप देख सकते हैं कि मतलब सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। नागपाड़ा जंक्शन जो है वो जो कि 6 रास्तों का बहुत ही अहम जंक्शन है। इस जंक्शन को जो है लोगों ने यहाँ पे घेर लिया है और उनका ये डिमांड है कि जिस तरह से मुंबई शाहीन बाग में बैठी हुई ख्वातीन को जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ जो हरकत की वो हरकत जो है वो काबिले मजम्मत है और उसी के मजम्मत के तहत जो है वो लोग यहाँ पर आके बैठ चुके हैं। ये पूरा के पूरा नागपाड़ा जंक्शन जो है वो भर चुका है। आप सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए लोगों से जानते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए भाई साहब के पूरा मामला क्या है? पूरा मामला जो मुझे जो जानकारी है कि रात को 11 बजे कुछ ऐसा हुआ था कि जैसे जो धूप हो रही थी उसमें जो है ना औरतों लोगों ने थोड़ा सा ठंडक के लिए लगा रखा था, तो कुछ पुलिस वाले गए वहां उसको हटाया। उस पर जो है ना फिर बात हुई कुछ, उसके बाद वो फिर खत्म हो गया। फिर सुबह 5:20 पे उसको जो है ना कुछ पुलिस वाले गए और शालिनी मैडम के कहने पे है ना वो उसको हटा दिया गया। और उसमें काफी इंजरी मतलब 7 औरत जो इंजर्ड है, जो नायर हॉस्पिटल जो है उसमें गई हुई है, जो अभी उसका चालू है, ट्रीटमेंट चालू है। वो लोग भाईकल्ला पुलिस स्टेशन में जा करके ये अपनी कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि शालिनी मैडम जो है उनको हटाया जाए यहाँ से। इंजर्ड भी हुए हैं लोग, औरतें यहाँ पर और औरतें इंजर्ड हुई है, बूढ़ी हैं, कुछ जवान है, हॉस्पिटलाइज है। वो आप खुद पता कर सकते हैं इस चीज के लिए। कैसे इंजर्ड हुई है औरतें वहाँ पर? धक्का मुक्के, पुलिस जो है ना उनको डंडे से मारे, जेंट्स पुलिस ने मारा। जी आप बताइए, कोई भी एक बताइए। कौन बताएंगे भाई आप बताओ। भाई जो भी औरतें शांति से प्रोटेस्ट कर रही थी तो शांति से प्रोटेस्ट करने देने चाहिए था उनको। जेंट्स पुलिस को क्या हक बनता है कि लेडीज को हाथ लगाए? सबसे पहली बात तो हाथ लगाना नहीं चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए ना भाई। कोई भी तरीके से जेंट्स पुलिस के ऊपर एक्शन लो तभी जाके शांति होगी, उसके बिना शांति नहीं होगी। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी हुकूमत के पहले बजट में 550 करोड़ रुपए अक़लियतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। ज़ायरीन हज के लिए थाने, मुमरा और कलवा में हज हाउस बनाए जाएंगे। वज़ीर खजाना ने बजट में किसानों, आबपाशी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत खदमात पर खास तवज्जो दी है। अजीत पवार ने कहा कि रियासती हुकूमत की तवज्जो ज़राअत, किसानों और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर है। पिछले बरस 30 सितंबर तक किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ किए गए। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10,200 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सड़कों की तामीर, एयरपोर्ट और मेट्रो खिदमात को बेहतर बनाने के लिए भी हुकूमत संजीदा है। मेट्रो स्कीम के लिए 1,600 करोड़ रुपए से जायद मुख्तस किए गए हैं। तिब्बी अमले में इजाफा करने और नए मेडिकल कॉलेजों के क़याम के 5,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा 500 नई एम्बुलेंस भी खरीदने की तजवीज़ पेश की गई है। ख़वातीन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर जिले में वुमेन पुलिस स्टेशन कायम किया जाएगा, जिसमें तमाम एहलकार ख़वातीन होंगी। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी के पहले बजट में 550 करोड़ रुपए अक़लियतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। बजट में थाने, मुमरा और कलवा में हज हाउस बनाने की तजवीज़ भी पेश की गई है। बजट से मुतल्लिक़ महाराष्ट्र के वज़ीर अक़लियत उमूर नवाब मलिक से बात की हमारे नुमाइंदे ने। अघाड़ी सरकार का पहला बजट पेश हुआ और खास करके अल्पसंख्यक को क्या मिला, इस वक्त हमारे साथ बात करने अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक जी है। तो आज बाकायदा जो अल्पसंख्यक समाज को लेकर जो निधि बढ़ाई गई है, ये किस तरह से काम करेगी? पिछली सरकार के मुकाबले इस बार जो बढ़ा के दिया है, किस तरह से काम होगा? नहीं, हमने बढ़ाना तो बहुत चाहते थे, लेकिन 5 सालों में पैसे लैप्स होते थे, एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये कहना था कि पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक्सपेंडिचर नहीं होता, हम प्रोविजन कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो निश्चित रूप से 550 करोड़ रुपए का अभी प्रोविजन है। हम चाहते हैं कि विदेश जो पढ़ने जाते हैं अन्य समाज के लोग, उन्हें कहीं न कहीं विदेश शिक्षा के लिए भी एक बजटरी प्रोविजन होता है, तो अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी प्रोविजन हो, उस तरह की योजना बनाई जाए। और निश्चित रूप से स्कॉलरशिप पे बड़े पैमाने पे खर्च होगा। और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में विशेष करके जो अल्पसंख्यक है उनके भी विकास हो। इस दृष्टिकोण को आगे रख के इस बार कुछ पैसे बढ़ाए गए हैं, लेकिन कम पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री डिमांड के जरिए भी हम पैसे लेंगे। हज हाउस के लिए भी कुछ नई मान्यता दी गई, मुमरा और थाने की
तरह से इसका काम? नहीं, देखिए ऐसा हज हाउस हमारा नागपुर में है, औरंगाबाद का काम अभी पूरा होने वाला है, पूना में एक बनाना है, बुमरा में डिमांड हुई थी, वहाँ ऐलान हुई है। तो सिर्फ हज हाउस का मतलब ये नहीं कि हाजियों के लिए इस्तेमाल हो, वो हाजियों के लिए 15 दिन इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बाद 11.5 महीने उसमें एमपीएससी यूपीएससी के कोर्सेज शुरू करने की हमारी तैयारी है और आने वाले दिनों में उसका हम ऐलान करेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से केंद्र से मदद मिलनी चाहिए राज्य सरकार को, वो मदद नहीं मिल पा रही, इस बात की शिकायत बाकायदा हाउस में अजित पवार जी ने भी की। क्या लगता है आने वाली जो परियोजनाएं हैं उसके लिए केंद्र राहत देगी, लगता है राज्य सरकार? देखिए, जो हमारा अधिकार है वो रोक नहीं सकते, कहीं ना कहीं उसमें टालाटाल होता है, ये सच्चाई है, लेकिन बड़े पैमाने पे हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारा अधिकार है वो तो मिले और हम अपने ही दम पे किस तरह से महाराष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं उसका प्रयास ज्यादा होगा। फिर हमसे बात करने थे अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो निधि दी गई है अल्पसंख्यक समाज को और बढ़ाने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन अब हो नहीं पाया। ये पहला बजट था, 500-550 करोड़ रुपए दिया गया, लेकिन आने वाले दिनों में इसे और भी बढ़ाया जाएगा। मुंबई से अविनाश टोंडे के साथ वसीम अंसारी, न्यूज 18। बीजेपी ने ठाकरे हुकूमत के बजट को नाक़िस करार दिया है। बीजेपी लीडर सुधीर मुंगेटीवार के मुताबिक बजट में 2 से 3 तजवीज़ात के अलावा बाकी सभी झूठे वादों का अंबार है। चूहे का चित्र, और वो भी ऐसा चित्र है जो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। क्या दिया? वो गजनी फिल्म थी, उसका नायक जैसा भूल जाता था, अपने ही वादे भूल गए। आपने शपथनामा दिया, वचननामा दिया, कहा बेरोजगारों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, और आज क्या किया? आपने कहा 2 करोड़ बेरोजगार है, अर्थसंकल्प में दिख रहे हैं 2 करोड़ बेरोजगार। आपने कहा 5 वर्ष में 10 लाख लोगों को हम, वो भी अप्रेंटिस, शिकाऊ, इस हिसाब से तो 100 वर्ष लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो अर्थसंकल्प है ये फसवा फसवी है, और ये अर्थसंकल्प अर्थमंत्री का कम अधिकारियों ने लिखा और अर्थमंत्री ने पढ़ा। इससे ज्यादा इस अर्थ संकल्प की तरफ हम देखते नहीं। हाँ, 2-3 मुद्दे अच्छे हैं, ये निश्चित रूप से है। पीएमसी बैंक का दर्द झेल रहे मुंबई वासियों को एक और झटका लगा है। आरबीआई ने अब येस बैंक से 50,000 से ज्यादा रकम निकालने पर पाबंदी लगा दी है। आरबीआई ने येस बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तहलील कर दिया है। मुंबई के कांदिवली में येस बैंक ब्रांच के बाहर सार्फिन की लंबी कतार लगी हुई है। सार्फिन के मुताबिक बैंक मैनेजर सिर्फ टोकन देकर रवाना कर रहे हैं, क्योंकि बैंक में पैसा ही नहीं है। इस मौके पर सार्फिन काफी तशवीश में मुब्तला हुए हैं और बैंक मुलाजमीन के साथ उनकी कहासुनी भी हो रही है। 10,000 की नहीं, यहाँ पे जो आम पब्लिक है उसको तकलीफ हो रही है। सबका मालूम है कि 5 तारीख को सैलरी आता है, किसी का 2 तारीख को सैलरी आता है। बगैर इंटीमेशन दिए इन लोग का यही प्रॉब्लम रहता है। यहाँ गरीब लोग लोन मांगने जाते हैं, लाख 1.5 लाख रुपए का लोन तो लोग पास करते नहीं है। करोड़पति है जिनके पास साला ना पेपर है प्रॉपर, ना सब कुछ, उनको लोन देते हैं, बाद में फिर बैंक बंद हो जाता है। पब्लिक प्रॉब्लम आती है आम पब्लिक को, और इसका फ़ायदा उठाते हैं। फिर इसी तरह लाइन लगाई जाती है और कुछ है ही नहीं, मर रही है पब्लिक और कोई कुछ नहीं। मैं ये येस बैंक का एक कस्टमर हूँ। मुझे ये बात बताइए कि आरबीआई के लोग जो डायरेक्टर्स, ये वो सब लोग जो इतने हाई फाई टेक्नीशियन और फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करने वाले, जब उनको पता है कियोस्क होने वाला है तो 50,000 की लिमिट क्यों दी है सब लोगों के लिए? जो कॉमन आदमी है वो आ नहीं रहा। लोग अपने बाप को, अपनी माँ को लाकर यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। जिसको 10-15 हजार चाहिए वो तो ले नहीं पाएगा। और ये बोल रहे हैं बैंक का मैनेजर के अकाउंट में अभी व्हाट इज द टाइम, कितना बजे? 1 बजे बोल रहा है बैंक का मैनेजर के कैश खत्म हो गया है। मुंबई से मुतसल थाने में भी येस बैंक के ब्रांच के सामने बैंक से पैसे निकालने वालों की लाइन लगी हुई है, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है। माली बहरान का सामना कर रहे येस बैंक से रकम निकालने की हद मुकर्रर कर दी गई है। आरबीआई की जानिब से यह हद मुकर्रर की गई है, जिसके बाद से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में येस बैंक के सार्फिन के दरमियान अफरा तफरी मच गई है। महाराष्ट्र में वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है। मुतनाज़ा शहरी तरमीमी कानून और एनपीआर पर गौर-व-ख़ौज़ करने के लिए रियासती हुकूमत ने काबीना की ज़िली कमेटी तश्कील दी है। दोनों मामलात में काबीना एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहती है। इस सिलसिले में 9 तश्कील शुदा सब कमेटी काबीना की सिफारिशात पेश करेगी। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और सीएए को लेकर अवाम में बेचैनी पाई जाती है। महाराष्ट्र में मुकन्नना उमूर के वजीर और शिवसेना लीडर अनिल प्रभ 6 रुकनी कमेटी की सरबराही करेंगे। जितेंद्र ओहाड, विजय वटेट्टीवार, नवाब मलिक और उदय सामंत काबीना सब
कमेटी में शामिल किए गए हैं। ये एक छुट्टी के बाद हमारी पहली मीटिंग होगी। बाद में पूरा हम वर्कआउट करेंगे, क्या करना है, कैसा करना है, और वो बाद में सभागृह में लाएंगे, कैबिनेट के सामने लाएंगे। वो तो पॉलिटिकल बात है, लेकिन अभी ये समझने के लिए हमारी कमेटी बनाई है और हम स्टडी करेंगे उसको। देखिए, पूरे देश में सीए, एनआरसी, एनपीआर को लेके कहीं न कहीं लोगों में एक चिंता है। एनपीआर किस तरह से लागू किया जाएगा, ये लोगों के मन में सवाल है। 6 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो संसदीय कार्य मंत्री है अनिल परब जी, उनकी अध्यक्षता में मैं भी सदस्य हूँ। उसमें हम लोगों से बातचीत करेंगे और क्या सवाल रखने हैं इसको तय करेंगे, उसके बाद सरकार आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, कमेटी सब लोगों को साथ में जोड़ने का काम करेंगे। लोगों में जो अलग अलग विचार की दुविधा मची है वो दुविधा सॉर्ट आउट करेंगे, लोक हित के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो हर टाइम बात ही करती है, पिछले 5 साल में बात ही किया, इसलिए उनको वहां बैठना पड़ा। वो बात काम करते, कथनीय करने में फर्क नहीं करने देते थे, तो उनको उस जगह बदलने की नौबत नहीं आती थी। इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष में पूर्व शिक्षा मंत्री आशीष शेलार, जो मौजूदा विधायक भी हैं बीजेपी से, आशीष जी, कहाँ कुछ गड़बड़ी लग रही थी कि कमेटी बनाने की आवश्यकता पड़ गई सरकार को? देखिए, ये कमेटी मंत्रियों की बनाना ये इस सरकार का भगोड़ापन है। जब हमने प्रस्ताव रखा कि सीए का इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र में होना ही चाहिए, और जब ये प्रस्ताव चर्चा में आएगा तब इस चर्चा को हम सामना नहीं कर सकते और तीनों दलों के अपने अपने अलग मत सामने आएंगे, अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आएगी, तो उन प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए भागने का प्रयास है और इसके लिए 6 लोगों की समिति बनाई। अब समिति बनाने की जरूरत ही नहीं थी। सीए का कानून तो मंजूर हो गया, पार्लियामेंट ने मंजूर किया, महामहिम राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, केंद्र ने लागू कर दिया। अब जानकारी लेनी ही थी तो सिर्फ एडवोकेट जनरल का ओपिनियन लेते तो भी काम बनता, लेकिन समय कैसे निकाले, और इसके लिए ये 6 मंत्रियों की समिति बनाई। एनपीआर के बारे में तो अन्य राज्यों ने काम शुरू करने की स्थिति पर आ गए और एनपीआर में शामिल नहीं होना, ये दुर्भाग्य से महाराष्ट्र की जनता को कल जाकर जो ग्रांट, योजना, अनुदान मिलने वाले हैं उनसे अप्रत्यक्ष रूप से वंचित करना है। अब ये पाप है सरकार इस समिति के माध्यम से करना चाहती है, ये महाराष्ट्र की जनता के खिलाफ है। और जहां तक एनआरसी की बात है, हमने कल भी कहा कि एनआरसी, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि देश में अभी तक हमने चर्चा ही नहीं की उस विषय में। महाराष्ट्र के विधानसभा के मंत्रियों की समिति चर्चा क्यों करना चाहती है? शाहीन बाग नांदेड़ की आवाज सुनवान से दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर शुरू किए गए बेमुद्दत एहतजाजी धरने को आज 50 दिन मुकम्मल हो गए हैं। पिछले 50 दिनों से मर्द ख्वातीन रोजाना कसीर तादाद में शरीक हो रहे हैं और शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कुल जमाती तहरीक नांदेड़ की जानिब से किए जा रहे इन कामों की मुल्क के मारूफ आलमदीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने भी सताइश की और इस काम को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बताया। कुल जमाती तहरीक के जिम्मेदारान के एक वफ्द ने गुज़िश्ता रोज़ मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी से मुलाकात की। कुल जमाती तहरीक नांदेड़ के जिम्मेदारान ने अपने काम के दायरे कार को वसी करने के लिए नांदेड़ से निकलकर मराठवाड़ा के मुतादिद अजला का दौरा किया। मुख्तलिफ अजला में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ किए जा रहे एहतजाज की जानकारी हासिल की और मकामी तौर पर काम कर रहे समाजी तंजीमों का एक वफाक बनाने का फैसला किया। कुल जमाती तहरीक में जो हजरात काम कर रहे हैं मुफ्ती साहब की क़यादत में, मुझे ये बहुत ही खुशी हुई जानकर कि उलमा और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लीडर्स लोग सब एक साथ हैं और बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बहुत मुस्बत अप्रोच के साथ वो काम कर रहे हैं। जो तफसीलात मैंने सुनी नांदेड़ के अंदर की, पूरे मराठवाड़ा की, उससे मुझे बहुत ही खुशी हुई और मुझे लगता है कि इसी अंदाज से काम आगे जारी रहेगा तो पुरअमन तरीके पर इंशाअल्लाह आप अपनी मंजिल को पालें। वक्त हो गया कर्नाटक की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कर्नाटक में एक जानिब सीए के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। बेंगलुरु में टीपू सुल्तान और बाबा साहब अम्बेडकर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। खवातीन को सीएए, एनआरसी और एनपीआर के सिलसिले में जानकारी फराहम की गई। इजलास में कहा गया कि सीएए से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं।
इजलास में मुकर्रिरीन ने कहा कि सीएए के खिलाफ जारी लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि मुल्क की हिफाजत के लिए है। कानून वापस नहीं हो जाएगा तब तक एहतजाज भी जारी रहेगा। लोगों को बताना, समझाना, उनको आगाह करना, पूरे हिंदुस्तान के अवाम को ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस काम से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। वैसे तो बहुत सी जगह पे ये बताया जा रहा है कि सीए क्या है, एनआरपी क्या है, एनआरसी क्या है, मगर मुख्तसर तौर से ये हमारी लोगों तक बात पहुँचे कि क्योंकि इस्लाम इंसानियत के उस अहद को बताता है, जबकि एक इंसान को हम बचा लेते हैं तो पूरी इंसानियत को बचाते हैं। अगर एक इंसान का कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत को कत्ल रखते हैं। इन्हें यही मालूमात दी जा रही है कि आज मुल्क के जो हालात हैं, इस हालात में जो है हम अब तक घर संभाले, हम जो है ख़ानदानों को संभालें, लेकिन अब मौका ये है कि हमें बाहर निकलना है। इस मुल्क जो डोल मटोल हो रहा है, जो कश्ती, जो मुल्क की कश्ती डूबने के लिए आई है, इस मुल्क को बचाने के लिए जो है हम लोग निकलना है, बाहर आगे बढ़ना है। हमारा माहौल पहले अमन था, सब एकता थे, कोई यहाँ पे जात पात का मुद्दा नहीं उठाता था। आज ये 3 चीज़ आने से, सीएए, एनपीआर ये आने से, ए8 एनआरसी आने से, ये सब भी सेकुलरिज्म ख़राब हो गया है। वो बोलते हैं उनका नहीं, ये बोलते हैं इनका नहीं, फिर तो किसका है ये? टैंक गार्डन, विल्सन गार्डन, लक्संद्रा, तिलक नगर, बैसंद्रा, गोरीपल्लिया एंड बम्मनहल्ली, बीटीएम लेवोट, अरकेरे, बिस्मिल्ला नगर, यहाँ की सब तमाम मोहल्लों की ख़वातीन यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं और इन सब का मकसद यही है अमन, शांति, चैन और सुकून, बस इतना ही है। इनको क्या, जैसे अपने घर में अपने शौहर, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपनों के साथ एक घर में जैसे रहते हैं, ऐसे ही ये सब यहाँ पर मुल्क में भी रहना चाहती हैं। साबिक मरकजी वजीर मरहूम सीके जाफर शरीफ को खराज अकीदत पेश करते हुए बेंगलुरु महानगर पालिका ने शहर के क्वींस रोड को जाफर शरीफ के नाम से मंसूब करने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में न्यूज़ 18 उर्दू ने बेंगलुरु के मेयर गौतम कुमार जैन से खास बातचीत की। बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले मेयर गौतम कुमार जैन ने कहा कि बेंगलुरु और कर्नाटक की तरक्की के लिए जाफर शरीफ की कई खिदमात रही हैं। उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए इत्तफाक़ राय से क्वींस रोड को जाफर शरीफ का नाम रखने का फैसला लिया गया है। वाज़ेह है कि बरहूत बेंगलुरु महानगर पालिका में अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद ने जाफर शरीफ के मुतल्लिक़ करारदाद पेश की थी। इस मौके पर अब्दुल वाजिद ने मेयर, डिप्टी मेयर और दीगर का शुक्रिया अदा किया। जो मंथली मीटिंग हुआ है महानगर पालिका में, उसमें जो क्वींस रोड है उसको दिवंगत श्री जाफर शरीफ जी का नाम, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जो स्टेट के लिए था उसके हिसाब से पूर्ण मत से जो महानगर पालिका में सब महानगर पालिका सदस्य थे, तो सबका सलाह लेके उनका वो क्वींस रोड को जाफर शरीफ जी के नाम से रखा हुआ है, रेजोल्यूशन पास किया है। एज एन अपोजिशन लीडर मैं हमारे मेयर से बात करके क्वींस रोड को हमारे कायद श्री सीके जाफर शरीफ साहब का नाम रखने की मैं सिफारिश की। उसके लिए वो हाँ करके काउंसिल में उन्होंने निर्णय लिया है। मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ, हमारे रूलिंग पार्टी वालों का भी शुक्रगुजार अदा करता हूँ और पूरे कॉरपोरेटर्स का मैं शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरत थी। हमारे नॉर्थ में जो 7 बार एमपी रहे और बहुत से खिदमत अंजाम दिए हैं हमारे, खासकर रेलवे सेक्शन में कर्नाटक के लिए। कर्नाटक पीपल्स फोरम ने होली के मौके पर गुलबर्गा में माहौल खराब होने का खदशा जाहिर किया है। गुलबर्गा में 7 गुंबद के करीब एक दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पीएम मोदी मुखालिफ अल्फाज लिखे जाने से शहर में कुछ हद तक हालात कशीदा हैं। पुलिस कमिश्नर की यकीन दहानी के बावजूद इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से गुलबर्गा के बाशऊर अफराद में बेचैनी देखी जा रही है। कर्नाटक पीपल्स फोरम ने इस ज़मीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तशवीश का इजहार किया है। फोरम के जिम्मेदारान ने शहर के अहम मकामात पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने की भी हुकाम से गुजारिश की है। बड़ी
बड़ी साजिश यहाँ गुलबर्गे में फसाद कराने की, यहाँ पर जो अमान व अमान को बिगाड़ने की बहुत बड़ी साजिश रची गई। उसको हमने डीसी को हमने उसको मेमोरेंडम दिया है कि जल्द से जल्द उस पर एक्शन लिया जाए। साथ ही साथ जहाँ पर हिंदू एरिया हैं वहाँ पर मुस्लिम के चंद मकानात हैं, उन जो माइनॉरिटीज़ में हैं उनकी वहाँ पर देखरेख की जाए, वहाँ पर पेट्रोलिंग ज़्यादा बढ़ाई जाए। और साथ ही साथ जब यहाँ मुस्लिम एरिया में जब हिंदू के जो घर होते हैं उन हिंदू भाइयों के उनके घरों पर भी निगरानी होनी चाहिए। तो CAA NPR NR के लिए गुलबर्गा में जो हमारा प्रोटेस्ट बढ़ गई, जो RSS को सहन नहीं हो रहा है, जो संघ परिवार लोगों को सहन नहीं हो रहा है, वो उसको तोड़ने के लिए उसको काउंटर करना, तोड़ने के लिए उसका जो माहौल बढ़ गई उसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश है। हमारे के शक है जो दीवार में लिखा है वो आदमी जो है RSS का जो लिंक है उनका। हम पुलिस कमिश्नर से और DC साहब से जो है ना ये इत्तला दी जाती है, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है ना जैसा दिल्ली में जो फसादात हुए ये पहले का पहले प्रिकॉशंस नहीं लेने की वजह से हुए। येदियुरप्पा के बजट के ताल्लुक से हैदराबाद कर्नाटक में मायूसी देखी जा रही है। हैदराबाद कर्नाटक के अवाम ने बजट में इलाके को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया है, साथ ही किसानों को भी नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया गया है। येदियुरप्पा ने हैदराबाद कर्नाटक के लिए अलग से सेक्रेटरीट कायम करने और हैदराबाद कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड के सालाना बजट में इजाफे का भी ऐलान किया था। बजट में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। ताहम खुशाइन बात यह है कि बजट में येदियुरप्पा ने हैदराबाद कर्नाटक कल्चरल सोसाइटी को 500 करोड़ रुपए दिए हैं। हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इस बजट से नाखुश है। सेशन हमारा था, सेक्रेटरीट फर्स्ट घोषित किया गया था, उसको ही तो अमल करने का उनका एक जवाबदारी था, वो भी नहीं करे। और इंडस्ट्रियल बढ़ावा देने के लिए जो निम्न प्रोजेक्ट था, निम्न नहीं तो नहीं, एक कर्नाटक कल्याण कर्नाटक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना तुम बोले, उसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। जो बजट है ये बिल्कुल डायरेक्शनलेस है और ये ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, और स्पेशली ये नॉर्थ कर्नाटका को एंटायरली नेगलेक्ट किया गया है। सिर्फ हैदराबाद कर्नाटक को ही नहीं, पूरा नॉर्थ कर्नाटका को नेगलेक्ट किया गया है। बजट आज करे वो किसानों के लिए बहुत ही खिलाफ बजट है। जो उन्होंने APMC की जो एक्ट है उसको तबादला करके बड़े बड़े कारगिल मंसेंटो बड़े बड़े अमेरिकन कंपनी का हाथ में हमारा खेत देने का एक ऐलान करे, ये तो किसानों की सत्यानाश करने वाली बात है। किसानों को अग्रिमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है किसानों के लिए बहुत ही गलत होने वाली बात है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।